गुड इवनिंग टू एवरीवन। यूपीएससी डेली क्विज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए वक्त को बर्बाद न करते हुए आज की इस क्विज सीरीज को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान वातावरण के निर्माण या उससे संशोधन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सौर हवाएं, ऑप्शन बी डी गैसिंग, ऑप्शन सी भेदभाव या ऑप्शन डी प्रकाश का संश्लेषण। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी डिफरेंशिएशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा एल्डरमैन शब्द किस निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मशीन लर्निंग यंत्र अधिगम, ऑप्शन बी है स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है पारिस्थितिकी इकोलॉजी और ऑप्शन डी है व्यापार के उपकरण जो ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स है वो। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लोकल गवर्नमेंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बैंक दर और रेपो दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए जो बैंक रेट है उसके तहत आरबीआई से उधार लेने पर बैंक द्वारा कोई भी गिरवी नहीं रखी जाती है कोई भी चीज़। ऑप्शन बी है जो बैंक दर है वो हमेशा रेपो दर से अधिक रखी जाती है। ऑप्शन सी है एसएलआर के तहत एक बैंक को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत रखना होता है एक जी सेक के रूप में। या ऑप्शन डी है इस जी सेक को रेपो रेट के तहत लिए गए पैसे के बदले गिरवी रखा जा सकता है। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें कहा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कनेरी गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए कनेरी गुफाओं में 110 से अधिक विभिन्न रॉक कट मोनोलिथिक जो खुदाई है वो शामिल है। ऑप्शन बी है कनेरी नाम प्राकृत में कन्हागिरी से लिया गया है और यह नासिक शिलालेख में पाया भी गया है। ऑप्शन सी है कनेरी गुफा ओडिशा राज्य में सबसे बड़ी एकल खुदाई में से एक है। या फिर इसका ऑप्शन डी कनेरी का सबसे पुराना संदर्भ फोहन को बताया गया है। तो सबसे पुराना रेफरेंस मिलता है कनेरी गुफाओं के बारे में वो हमें फायान से मिलता है। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में किसी भाषा को मान्यता देना है? अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 346, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 347 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। आपका समय शुरू होता है अब। ध्यान से पढ़िए, देखिए, सुनिए और आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 347। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए जो पहला कथन है यह अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था। दूसरा कथन अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा को बढ़ाना है। या तीसरा कथन यह एक मांग आधारित योजना है जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए प्रति वर्ष 100 दिनों के लिए अकुशल कार्य की गारंटी देती है। अब आपको इन ऑप्शंस में से चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 3, दूसरा ऑप्शन है केवल 1 और 2, या फिर ऑप्शन सी 2 या 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, इसके सभी कथन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मदन मोहन मालवीय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए उन्हें महात्मा गांधी द्वारा महामना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी उन्होंने अभ्युदय को एक हिंदी साप्ताहिक और मर्यादा नाम की जो मासिक पत्रिका के रूप में अंग्रेजी में शुरुआत की थी उसकी। ऑप्शन सी कहता है कि उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में उन्होंने मकरंद उपनाम से कविताएं लिखना शुरू किया था। या ऑप्शन डी वे 4 सत्रों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आपका समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उन्होंने अभ्युदय को एक हिंदी साप्ताहिक और मर्यादा अंग्रेजी के रूप में परिभाषित नहीं किया था, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निष्पक्षता के साथ समानता अर्थात इक्विटी विद द इक्वलिटी शब्द की तुलना करने पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं बैठता है इसके साथ?
ऑप्शन ए है इक्विटी का अर्थ है लोगों को उनकी परिस्थितियों के आधार पर व्यवहार करना। ऑप्शन बी कह रहा है इक्विटी के सिद्धांतों के तहत केवल उन व्यक्तियों की सहायता की जा सकती है जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी कहता है इक्विटी और इक्वलिटी दोनों अलग अलग है, इक्विटी इक्वलिटी नहीं है, इसका मतलब ये है। ऑप्शन डी कहता है समानता यह सुनिश्चित करती है कि सहायता केवल उन छात्रों को दी जाती है जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब आपका समय शुरू होता है अब। यदि यह प्रश्न समझ में ना आया हो तो आप बैक करके वापस सुन सकते हैं और सही ऑप्शन पर टिक कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी समाचारों में जो हम देखते हैं डेबर आयोग, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत में किसानों की आय को दुगना करने से। ऑप्शन बी है कश्मीर में जो हाल के हिमस्खलन हुआ है उनका अध्ययन करने से। ऑप्शन सी कहता है भारत में जो हायर एजुकेशन है उसकी स्थिति का अध्ययन करने के लिए। या ऑप्शन डी भारत में जनजातीय समूहों का विकास करने के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जनजातीय समूह का विकास से संबंधित है। अगले प्रश्न में खारदुंगला दर्रे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह के उत्तर में एक पहाड़ी पर एक दर्रा है वहाँ पर स्थित है। और दूसरा कथन यह है कि यह सिंधु और श्योक नदी को जोड़ता है। आपको इनमें से सही आंसर बताना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों, क्योंकि दोनों ही कथन अपने आप में सही है। अगला प्रश्न 1929 के शारदा एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है इसने सभी समुदायों की लड़कियों और लड़कों की विवाह योग्य जो आयु है उसको 14 वर्ष और 18 वर्ष कर दिया था। दूसरा कथन है रियासतों को इस अधिनियम में शामिल किया गया था। ऑप्शन सी कह रहा है जो तीसरा कथन है इसका विस्तार पूरे ब्रिटिश भारत में हुआ था। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, या 2 और 3, या सभी कथन सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इस अधिनियम के अंदर रियासतों को शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न हाल ही में खबरों में रहे रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, उसके संदर्भ में इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। ऑप्शन बी कहता है रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स के बाद यह तीसरा बाघ अभयारण्य है। ऑप्शन सी कहता है यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। और ऑप्शन डी यह राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंग्लो इंडियन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एंग्लो इंडियन शब्द को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 सब क्लॉज 2 के अनुसार परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी कहता है 101वें संविधान संशोधन ने संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया। ऑप्शन सी कहता है एंग्लो इंडियन सदस्य नामांकन के 6 महीने के अंदर किसी भी पार्टी की सदस्यता ले सकता है, मेंबरशिप ले सकता है। और ऑप्शन डी कहता है पार्टी की जो मेंबरशिप के बाद वे पार्टी व्हिप के लिए बाध्य हैं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 101वें संविधान संशोधन के तहत यह काम नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है शेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, असम, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। यह केरल में है, जो कोलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वेस्टर्न घाट में पड़ता है ये। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला जो सियोल डिक्लेरेशन है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वनों के साथ हरे, स्वस्थ और लचीले भविष्य का नेतृत्व करने या बनाने की क्षमता को लेकर। ऑप्शन बी है यह विकसित राष्ट्रों द्वारा 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। या ऑप्शन सी यह विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा विकासशील देशों द्वारा कृषि वस्तुओं को दी जाने वाली जो सब्सिडी है उसके ऊपर यह डिक्लेरेशन है। या ऑप्शन डी है यह समुद्री प्रदूषण को रोकने से संबंधित है। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए कोड से अर्थव्यवस्था के जो डॉलरीकरण है उसके बारे में हमें गलत तथ्य की पहचान करनी है। ऑप्शन ए कहता है
जो डॉलरीकरण है वह किसी मुद्रा का प्रतिस्थापित रूप है। ऑप्शन बी कहता है डॉलरीकरण वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को चुनौती देता है। ऑप्शन सी डॉलरीकरण का बैंकिंग प्रणाली पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन डी डॉलरीकरण में किसी देश की स्थानीय मुद्रा के अतिरिक्त या उसके स्थान पर डॉलर का प्रयोग किया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें गलत तथ्य की पहचान करनी प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हायर लर्निंग पूर्व शिक्षण को मान्यता देती है? समग्र शिक्षा योजना या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? ऑप्शन सी है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और ऑप्शन डी उन्नत भारत अभियान। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है हाइड्रोपोनिक सिस्टम शहरी खेती में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो पौधों को मिट्टी के बिना बढ़ने की अनुमति देता है, मतलब उसकी जो ग्रोइंग है प्रोग्रेस है उसको बिना मिट्टी के द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है वो कह रहा है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्नोलॉजी अर्थात पोषक तत्व फिल्म तकनीक एक प्रकार की हाइड्रोपोनिक प्रणाली है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो या दोनों कथन सही है या इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कथन अपने आप में सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका मतलब है कि ट्रक फार्मिंग क्या होती है, आपको इन ऑप्शन में से देखना है। पहला ऑप्शन कह रहा है यह एक ऐसी खेती है जिसमें किसान है सब्जियों में ज़्यादा जो वेजिटेबल्स है उसमें ज़्यादा स्पेशलाइजेशन प्राप्त करता है। ऑप्शन बी कह रहा है यह एक ऐसी खेती है जिसमें पशुओं को व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ऑप्शन सी कहता है ये एक ऐसी खेती है जिसमें फसलों की कटाई के लिए भारी मशीनरी का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन डी यह डेयरी फार्मिंग का एक हिस्सा है जिसमें दूध के परिवहन के लिए ट्रकों का उपयोग किया जाता है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ट्रक फार्मिंग के अंदर किसान क्या है वेजिटेबल्स में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर लेता है, वह उन पर ज़्यादा फोकस करता है, वहीं से ये शब्द निकला ट्रक फार्मिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निसार का सबसे अच्छा वर्णन करता है जो हम हाल ही में अखबारों में भी देखते भी हैं? ऑप्शन ए है आनुवांशिक रूप से संशोधित चावल है या एंटीटेक गाइडेड मिसाइल है। ऑप्शन सी है या कौशल विकास पहल है या ऑप्शन डी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय बजट के अनुसार मिष्टी योजना, हाल ही में मिष्टी योजना चली थी, मिष्टी योजना का जो नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल। अब आगे जो आई है उसका मतलब क्या है? इनकम्स, इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट या इंक्लूजन? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई होगा, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है यह एक ऐसी टैक्स प्लानिंग है जो मुनाफे को गायब करने के लिए टैक्स नियम में जो डिफरेंस होते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि यह मुनाफे को उन स्थानों पर स्थानांतरित करता है, ट्रांसफ़र करता है जहाँ पर बहुत कम या फिर कोई बहुत नॉर्मल जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऑप्शन सी कहता है OECD के अनुसार ज़्यादातर मामलों में BEPS रणनीतियाँ अवैध है। BEPS का मतलब बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। ऑप्शन डी कह रहा है कि यह ईंटों और मोर्टार जो वातावरण में वापस स्थापित मौजूदा नियमों का लाभ उठाता है। आपका समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें गलत कथन पूछा है। अब बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग में OECD का कहाँ रोल आ रहा है? अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु जल संधि के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरा जो कथन है इस संधि के तहत भारत को सिंधु प्रणाली का जो कुल पानी है उसका 20% ही मिलता है। आपके कथन है ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। हमें सही कथन का चयन करना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS के बारे में सही है? पहला कथन है 55 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक
इस योजना के लिए पात्र हैं। और ऑप्शन जो दूसरा कथन है वो कहता है कि इस योजना के तहत व्यक्ति कई खाते संचालित कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो केवल दो होगा, क्योंकि इसका जो पहला कथन है वो 55 वर्ष के लिए कह रहा है, जबकि ये योजना 60 वर्षों के लिए लागू हुई थी। 60 वर्ष के बाद में जो व्यक्ति कर सकता है। अगला प्रश्न, एनाटोलियन प्लेट है, उसके बारे में कौन से कथन गलत है? पहला कथन है यह एक महाद्वीपीय विवर्तनी की प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है कहने का मतलब। और जो दूसरा कथन है वो कह रहा है कि कुर्ती एनाटोलियन प्लेट पर स्थित है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों ही कथन अपने आप में सही है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई सीरीज और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।